अच्छा, सबसे पहले क्योंकि जो बच्चे नहीं आए, जिन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी है, उनको वो ये ना कहें कि हमें पता नहीं था। होमवर्क है आपका IS 8 की एग्जाम्पल नंबर 20, कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल, जो मिड मॉक में आपको क्वेश्चन आया हुआ है इंपेयरमेंट लॉस का, उसको आपने देख कर आना है, ताकि मैं कल ये दोनों क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा तो आपको कोई परेशानी ना हो। आप ये ना समझ रहे हो, ये मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 4 बनता है आपके मिड मॉक का, क्वेश्चन नंबर 4 बनता है। तो मैं ना एक एक क्वेश्चन करके आपको डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि एक ही दफा किया तो 2 या 3 दिन हमारे लग जाने हैं मॉक डिस्कस करने। ठीक है, तो एक एक सवाल करके मैं आपको वो सारा डिस्कस कर देता हूं। उसके बाद ये जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन बी है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा। इसमें 3 चैप्टर हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, IAS 8, IAS 7। ICAP कहती है कि इसमें से उसने 20 to 30 मार्क्स देने। आप ये सोच रहे हो कि मैंने कहा कहती है, क्योंकि ICAP भी किसी की नहीं सुनती, अपनी मर्जी करती है। ठीक है, तो इसलिए जो जनरेशन अपनी मर्जी करती है तो उसी के नाम बोलना चाहिए। नॉर्मल जो मार्क्स हैं वो मोर देन 25 है। नॉर्मल मार्क्स कितने हैं? मोर देन 25। मुझे ये थोड़ा सा ना, बस मैंने ना लाइबा को देखना होता है, वो सो जाती है दरमियान। अब ठीक है, अब ठीक है। अब अभी हमने ये दोनों टॉपिक पक्के नहीं किए आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से पक्के तब होते हैं कोई सा भी सवाल आ जाए आप तकरीबन मोर देन 70% अटेम्प्ट करो। ठीक है, इन दोनों का कोई भी सवाल आ जाए, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, किसी भी फॉर्मेट में आ जाए, आपको पता होना चाहिए। ICAP की किताब लाजमी पढ़ के याद समझनी जरूर है। मेरी कोशिश थी कि मैंने काफी सारी चीजें आपको रीड करवा दी। ठीक है, जो चीजें नहीं रीड करवाई एक दफा पढ़ लेना, उसको समझ के बस रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि यहां पर हम अपनी अंग्रेजी लिख सकते हैं, मतलब वही होना चाहिए जो हम बताना चाहते हैं। अब इस सेक्शन का हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, IS 7। अब IS 7 के अंदर इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, सारे साल का कैश इन और कैश आउट फाइंड करना, सारे साल का कैश इन और कैश आउट फाइंड करना, कैश फ्लो। ठीक है, अब दो तरह से अभी हम कुछ थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल मिक्स करके देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो दो तरह से बनाई जा सकती है। एक को कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड में हम सवाल करते वक्त हमें नहीं पता चल रहा होता कि कैश इन और आउट है, बैकएंड पे कैश इन आउट हो रहा होता है, इनडायरेक्टली कैश इन आउट हो रहा होता है, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पता चलता। और जो लोग दिलचस्पी नहीं रखते उन्हें तो फिर पता चलता ही नहीं है, सवाल हो जाता है उनका क्योंकि उन्होंने फॉर्मेट याद कर लेना है। हाँ, जो बंदा दिलचस्पी रखता है उसको जरूर पता चल जाएगा, क्योंकि मुझसे वो पूछेगा बार बार, मैंने बताना है। हाँ, जो नहीं पूछोगे मैं नहीं बताऊं, क्योंकि ऐसे, क्योंकि वो फिर वो टाइम जाया होना उसके ऊपर। डायरेक्ट मेथड, ये पता चल रहा होता है, ये स्ट्रेट फॉर पता चल रहा होता है कि हाँ जी ये इन हो रहा है कैश और ये आउट हो रहा है। ये नहीं कि इंडायरेक्ट मेथड में किसी में भी नहीं समझ लगती, कुछ में, बाकियों में समझ लग जाए कि हाँ ये इनफ्लो हो रहा है, ये आउटफ्लो। मोस्टली जो पेपर आता है वो इनडायरेक्ट मेथड से आता है, लेकिन डायरेक्ट मेथड से भी आता है। 60-40 की रेशो लगा ले, 70-30 की रेशो लगा ले, 70% चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड से दे दे
और 30% चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से दे दें। उसके बाद जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है तो हम देखते हैं कि कैश फ्लो कहां कहां से हो रहा है, कैश फ्लो कहां कहां से हो रहा है। एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो, ऑपरेशन से मतलब सेल परचेज करके कैश इन आउट हो रहा होता है, खर्चे कर रहे हैं, इनकम हो रही है, ये ऑपरेशन कहते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिजनेस चलाते हुए जो खर्चे हो रहे हैं, हमें इनकम हो रही है, कैश इन आउट हो रहा है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। एक है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ बताओ? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब हुआ कि हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहां पैसा इन्वेस्ट करते हो? नॉन करंट एसेट खरीदने पे। तो नॉन करंट एसेट खरीदने पे जो पैसा लगा रहे हो वो आउटफ्लो हो गया, और उनको बेच के अगर कोई पैसा आ रहा है तो वो इनफ्लो हो गया। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है? नॉन करंट एसेट्स को डील करता है, मोस्टली इन्वेस्टमेंट को डील करता है। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? अगर आप एक प्लांट खरीदते हो ना तो आपने प्लांट में इन्वेस्टमेंट की है। आप बैंक में यानी कहीं किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आपने इन्वेस्टमेंट की है। तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीसरा क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमने इन तीनों एक्टिविटी का कैश फ्लो सेपरेटली देखना होता है ताकि कल को अगर मैनेज करना चाहे हम कि किस में कैश फ्लो ज्यादा आउट हो रहा है या इन हो रहा है तो हमें पता चल जाए कि डिसीजन लेते वक्त आसान। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजें हमें कहां कहां से पता चलेगा? एक तो हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम है, मतलब सेल परचेज से जो कैश हमारा इन आउट हो रहा है वो देखेंगे। एक हमारा करंट एसेट्स के अंदर करंट लायबिलिटीज, यहां पे जो हमारा कैश इन्वेस्ट होगा या यहां से जो कैश आएगा वो किस एक्टिविटी में कवर होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मिसाल के तौर पे मैंने स्टॉक खरीदा, इनफ्लो हुआ आउटफ्लो हुआ? किस एक्टिविटी का? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसके एलिमेंट्स में जो भी डील करेंगे 90% वो चीजें किस में आएंगी? ऑपरेट। 90%, नॉट 100%, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की किसी और में जा रही होती है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, अच्छा बोला वो है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, माजरत, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। ऐसा हो जाता है, हाथ गलती नहीं करता है, क्योंकि हाथ पे वो होता है। जैसे हम पासवर्ड हमसे कोई पूछे तो शायद बताने में मुश्किल हो, लेकिन जब हम टाइप करते हैं अपना पासवर्ड वो हाथों को पता होता है। एग्जाम में तो हाथ ही गलती करते हैं। नहीं, वो गलती नहीं करते, उनको ग्रिप इतनी एक होती है, कमांड नहीं होती पूरी। कमांड पूरी होगी तो फिर नहीं गलती करेंगे। आप सोए होंगे भी हाथ चलता रहेगा। हमारा छोटे होते का दोस्त है, अब तो वो सियासत में चला गया। तो छोटे होते ना, बंदा जब झूठ बोलता है ना तो पकड़ा नहीं जाता, उसको कोई पता भी नहीं होता, बस वो कहता है कि ऐसा कोई बात करोगे बल्ले बल्ले हो जाए। तो छोटे होते पेन लेते थे तो वो बड़े पेन की टाइप्स होती थी, शायद अभी भी वो पेन इस्तेमाल होते हैं या नहीं, वो एक हीरो पेन की टाइप होता था, पूरे को डिफरेंट टाइप्स, डॉलर का पेन होता था, इस तरह से टाइप्स होती थी। तो वो हमारी फैमिली में से वो थोड़े फाइनेंशियली बेहतर थे सारे लोगों में, तो उसके वाले साहब ने पेन लिया या चाचू ने पेन लिया तो
तो ना पैक हुआ प्रॉपर। हमारा तो वो होता ना कि जो सबसे सस्ता पेन होता था वो लेते थे, वो जो ऐसे ही ना सारे काफी सारे पेनों को कटे नहीं, वो रबर बैंड बांधा, तो उनमें से निकाल के पेन दे देते थे। और वो पैकिंग वाला पेन, तो वो सारे उस पेन को देखने आते थे प्रॉपर, हम देखते सारे। तो वो कहता है कि ये पेन कमाल है, कहता है एक दफा मेरे चाचू ने इसको ऐसे ही ना, यानी उसका कैप नहीं की, तो वो खुद ही लिखता रही, पूरी 4 पेज लिख दी। तो हमारा हाथ भी फिर ऐसे ही है कि जब लिखना शुरू करेगा ना तो वैशी हो जाता है बंदा। पेपर में हमारा कभी हाथ ही रुकता है, ये कंफर्म होता है। ये जो बंदा थोड़ा लिखने वालों ना, मुझे कुछ भी ना आता ना, मैं पेपर भर के आता हूँ, पता नहीं क्या लिखता हूँ, ये भी नहीं समझ आती, लेकिन एकदम मेरा हाथ चल पड़े बस, फिर नहीं कोई रोक सकता। फिर वो एग्जामिनर ही आता, कहता बस कर, टाइम हो गया। तो ये कुदरती बात है, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपके नॉन करंट एसेट्स आएंगे, मोस्टली, अल्फाज पे गौर करना है, मोस्टली, नॉट 100%, मिक्सचर भी है। हाँ, ये बात कंफर्म है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो करंट भी हो सकता है, नॉन करंट भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट हम करंट भी कर सकते हैं, नॉन करंट भी कर सकते हैं। तो इन एक्टिविटी पर गौर करना, ये तो जो मैंने लिखवा रहा हूं, ये जर्नल बात लिखवा रहा हूं कि मोस्टली ऐसा होता है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपका इक्विटी आता है, आपका नॉन करंट लायबिलिटी आती है, इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटी। ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो मैंने 2 चीजों को सेग्रीगेट कर दिया, एसओसीआई और एसओएफपी, ये लिखा हुआ सारा, एसओसीआई और एसओएफपी के, एसओसीआई तो पूरा ही ऑपरेशन में लिख दिया ना, एसओएफपी का करंट पोर्शन लिख दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, नॉन करंट एसेट लिख दिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी किससे कहते हैं? कंपनी की फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तसल्ली से सोच के बताओ, अगर आप एक कंपनी, आपकी एक कंपनी है, उसमें आप एक्टिविटी का मतलब है जो काम कुम कर रहे हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा बता? ओरिजिनली फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं कंपनी पैसा कहां से ले रही है अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए। कहां से ले रही है? शेयर इशू करके ले रही है। अब हम बातें ना, जैसे जैसे हम एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे ना ऑनवर्ड, हमसे गलती होगी कि वो जो आप लोगों ने वो लेक्चर कंप्लीट, मेरी तरफ से गलती थी, मुझे लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर सकता था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। अब उसकी ना थोड़ी थोड़ी कमी फील होगी हमें जगह जगह पे, मैं बताता तो जाऊंगा उसके से रिलेटेड, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी कमी जरूर फील होगी। अब होता यह है, एक कंपनी है, कंपनी को पैसे की जरूरत है ना, वो कैसे, कहां से पैसा लेगी? मालिकों से लेगी तो इक्विटी, और अगर किसी और से लेगी तो अब ये पैसा इन्वेस्ट कहां करेगी? दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उससे वो प्लांट खरीदेगी, उससे वो बिल्डिंग खरीदेगी, उसे अगर कोई नॉन करंट एसेट खरीदती है, अगर वो एंटिटी नॉन करंट एसेट खरीदती है, वो कहां पैसा लगा रही है, कहां पैसा इन्वेस्ट कर रही है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेशन, काम जो कर रही है, अपना काम, सेल परचेज। देखो ना, मैंने करंट एसेट को इधर क्यों लिखा? क्योंकि वो भी सेल परचेज से ताल्लुक रखते हैं। स्टॉक सेल परचेज से ताल्लुक रखता है, डेटर क्रेडिटर सेल परचेज से ताल्लुक रखते हैं। ठीक होगी बात? तो ये बात थोड़ी सी समझ लगी। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, हमारे पास एक लफ्ज होता है वर्किंग कैपिटल, तो थोड़ी सी बातें एंजॉय भी करते हैं, और ये पढ़ाई से ज्यादा एंजॉयमेंट है। वर्किंग कैपिटल के बारे में कुछ बताता हूं आप, वर्किंग कैपिटल के बारे में। असल में तो ये होता है कि कैपिटल किसे कहते हैं? इन्वेस्टमेंट को। बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट की या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हुई? बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसा आपने अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे लगाया है ना,
उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं, क्योंकि पैसा तो आपने नॉन करंट एसेट पे भी लगाया है। तो ये कौन सा कैपिटल है, कौन सा फंड है जो आपने ऑपरेशन पे लगाया, ऑपरेशन पे, स्टॉक खरीदने पे लगा दिया, डेटर्स पे लगा दिया। पता है डेटर्स पे क्या सब आप पैसा लगाते हैं, उनको उधार देना, वो पैसा डिस्काउंट नहीं, जो उधार देते हैं वो इन्वेस्टमेंट हो रही है हमारी, स्टॉक खरीद के उसको उधार में दे रहे हो, वो भी इन्वेस्टमेंट एंड डेटर होता है। तो इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आपके पास अकाउंटिंग क्वेश्चन छोटे तो आपने पढ़ी थी, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दें, नॉन करंट एसेट्स। अच्छा जिसको नींद आ रही है ना वो बाहर चला जाए, तसल्ली से मुंह धो गया गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये मैं कुछ और पढ़ा रहा हूं, ये किताबी बातें नहीं है, ये वो चीजें जो आपकी स्ट्रेंथ बनाती है। 90% लोगों को सही बात का पता ही नहीं होता, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी पेपर पास है, सारा कुछ आता है, अंदर की बातें वो उन लोगों को पता होता है जो मार्केट में राज करते हैं अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर, ये छोटी छोटी बातें उनको पता होती है। इसलिए इनको अभी आपको भी देखेंगे, पहले पढ़ते आए हो, अब मतलब जब समझोगे तो आपको पता चलेगा ये तो चीजें कुछ और है। एफटीएस का चक्कर ना होता है ना आई कैप की तरफ से, मैंने आपको दो पेपर करवाने थे, मसला ये एफटीएस का बड़ा चक्कर है। जैसे अब कुछ फर्म्स एफटीएस 41 को प्रेफर कर रही है, पता है एफटीएस 43 वाले जिनका 3 या 4 अटेम्प्ट में कैफ हुआ मैक्सिमम, उससे पहले वाला उस फर्म में अप्लाई ही नहीं कर सकता, ये प्रॉब्लम आ गया। अदरवाइज 2 पेपर रखकर ये बच्चे रोते भी नहीं है कि सर फलां लेक्चर है, और बंदा तसल्ली से पढ़ता है, कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी चीजें एक्सप्लोर करता है। अब एक्सप्लोर तो क्योंकि हमारे पास प्रेशर होता है सिलेबस खत्म करने का भी, फिर प्रेशर होता है कि हमने पास भी करना है अपना पेपर, और बहुत सारी ऐसी चीजें इग्नोर किए बगैर भी पास हो सकते हो। बहुत सारा मेरी कॉन्सेप्ट या नॉलेज आपके पास ना भी हो ना तो आप पास हो सकते हो, बल्कि होता ही नहीं है, बहुत सारी चीजें पता ही नहीं। तो मेरे भाई करंट एसेट्स को हम 2 हिस्सों में लिख सकते हैं, इक्विटी को एज इट इज इक्विटी रहने दो, नॉन करंट लायबिलिटी कर दो, और करंट लायबिलिटी कर दो। ये जो आपने यहां से पैसा लिया, राइट साइड से पैसा लिया, लेफ्ट साइड पे लगाया, ये जो लिखा हुआ है ना, राइट साइड से पैसा लिया, अरेंज किया, लेफ्ट साइड पे लगा दिया। अब राइट साइड में जो फंड, ये सारा कैपिटल है। आप कहोगे ये अब कुछ बातें 2 नंबर होने लगी है, बस ध्यान रखना, ज्यादा परेशान हो जाना, ये सारा कैपिटल है। पता है इसका नाम क्या है, ओनर कैपिटल। क्या इसे बोलते हैं, ओनर कैपिटल, और इसको बोलते हैं डेट कैपिटल। कैपिटल तो होता है सरमाया, फंड, पैसा, उसे कहते हैं कैपिटल। जो ओनर लगाता है पैसा उसे इक्विटी बोलते हैं, जो बायर से अरेंज करते हैं उसे डेट कैपिटल बोलते हैं। ये सारा ही कैपिटल है। अब इसको वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता है। ये जो आपका इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटी है, इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटी, सिर्फ ये 2, इसे बोले क्या बोलते हैं, कैपिटल इंप्लॉयड। क्या बोलते हैं, वो कैपिटल जो इंप्लॉयड का मतलब है जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया हुआ है अपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए। किसके लिए, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए। शेयर कैपिटल जो पैसा आएगा ना, आप बिल्डिंग खरीदोगे, लैंड खरीदोगे, कोई बड़े बड़े प्लांट खरीदोगे। नॉन करंट लायबिलिटी के लिए क्या करोगे, आप 505 सालों के लिए उधार लोगे क्या, बड़ा पैसा बड़े टाइम के लिए उधार पे लोगे। आपने एक घर बनाना है, आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए, 2 करोड़ अरेंज हो जाएगा, लेकिन क्या ये आप अगले साल पे कर दोगे 2 करोड़, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करोगे। तो मेरे भाई अगर नामों के साथ खेलना है ना, तो ये जो नाम है ना, सिर्फ इतना, इसको बोलते हैं कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड। अगर आप कभी जिंदगी में
आपसे कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में किसी ने पूछ लिया तो समझ कहना इक्विटी प्लस, अच्छा इक्विटी में क्या चीज होती है, इक्विटी प्लस रिजर्व। इक्विटी के सारे कॉलम, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, इररिडीमेबल बी शेयर्स, रिजर्व। अब रिजर्व में अब ये सारे रिजर्व आते हैं। अब पता है मैंने एक दफा किसी जगह लिखा तो उसने कहा इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व। मैं सोचने बैठ गया इक्विटी में तो इतने सारे कॉलम है, इसने सिर्फ ये कह दिया इक्विटी प्लस रिजर्व। बाद में पता चला कि शेयर प्रीमियम कैपिटल रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व होता है, रिटेन अर्निंग रेवेन्यू रिजर्व होता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस कैपिटल रिजर्व होता है। तो पता चला बाकी सारे कॉलम क्या हैं, रिजर्व। हाँ कुछ कैपिटल रिजर्व है, कुछ रेवेन्यू रिजर्व है, वो सारे कॉलम रिजर्व है। तो इक्विटी की डेफिनेशन सिर्फ छोटी सी है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। उस रिजर्व वो सारे कॉलम रिजर्व के। इक्विटी तो सिर्फ दो कॉलम है। इकबाल वो कौन से इक्विटी के दो कॉलम? हाँ जी कौन से? एक मिनट बताने, इक्विटी के दो कॉलम बताएं। रिजर्व और इक्विटी के मैंने दो हिस्से किए हैं, थोड़ा सा जाग जाओ, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। इक्विटी के सिर्फ दो कॉलम है। हाँ जी, और ड्राइंग नहीं, कौन बताएगा? हाँ शेयर कैपिटल और रिजर्व, वो तो रिजर्व हो गया। रिजर्व और इक्विटी को मैंने अलग किया है। रिजर्व के कॉलम मैं बताने लगा। रिजर्व के कॉलम है शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, ओसीआई मतलब रियल सरप्लस, ये सारे रिजर्व के कॉलम है। कुछ कैपिटल रिजर्व है, कुछ रेवेन्यू रिजर्व है। एक डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व भी होता है। ये कौन सा रिजर्व है? कैपिटल रिजर्व, सॉरी रेवेन्यू रिजर्व, माजरत, क्योंकि कैपिटल रिजर्व दो है, शेयर प्रीमियम और रीवैल्यूएशन सरप्लस। और रेवेन्यू रिजर्व तीन है जो हमने पढ़े हैं, रिटेन अर्निंग, जनरल रिजर्व। और मैं कहता हूं कि इक्विटी के दो कॉलम है, एक ऑर्डिनरी शेयर्स, एक इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर, अब इक्विटी के सारे कॉलम इन दो की मेन हेडिंग के अंदर कवर हो रहे हैं। इक्विटी के दो कॉलम, बाकी सारे रिजर्व के कॉलम। तो इक्विटी से इक्विटी प्लस रिजर्व, सॉरी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व लिखा होता है। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इज इक्वल टू इक्विटी, इस तरह से लिखा होता है। अब आते हैं यहां पर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। नहीं हो सकती है छोटे प्रोजेक्ट, अभी वही तो सीख रहे हैं आप, उसमें ये बातें आएंगी। अब आप देखते हैं जनाब, आपके पास एनसीए, सीए, ये सारा जो पैसा, ये जो आपके पास ये सब कुछ पड़ा हुआ है, ये कहां से आया है? ये कहां से एसेट्स आए हैं? इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। सियाने कहते हैं करंट एसेट्स को अरेंज करो, करंट पैसा पे इन्वेस्टमेंट करो करंट लायबिलिटी से। मतलब आप स्टॉक खरीदना चाहते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले लो। आप स्टॉक खरीदना चाहते हो, सप्लायर से उधार ले लो। मतलब आप अपने करंट एसेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो, पैसा लगाते हो, तो कहां से अरेंज करो? करंट लायबिलिटी से, करंट लायबिलिटी से। और नॉन करंट एसेट पे पैसा लगाते हो, वो कहां से अवेल करो? कौन सा पैसा लगाओ? इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी से। हम कहते हैं इससे हमें क्या फायदा होगा? वो कहता है आपको इंटरेस्ट कॉस्ट कम से कम पड़ेगी, आपको कैश फ्लो का मसला कम से कम आएगा, आपको चीजें मैनेज करने में आसानी होगी। ये जो सीएफओ बैठे होते हैं, सिर्फ सोचने के पैसे ले रहे होते हैं, वो यही सोच रहे होते हैं कि हमने किस तरह से मैनेज करना है। वो कहता है स्टॉक खरीदने, उधार पैसा नहीं है कंपनी में, स्टॉक खरीदना है। वो कहेगा ठीक है, बैंक के पास जाओ, उन्हें कहो जी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दें, सप्लायर की मिन्नत तरला कर ले, जाके शॉर्ट टर्म लोन ले ले, लेकिन कर करंट लायबिलिटी से। क्योंकि जो करंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना करंट एसेट पे, वो पैसा जल्दी रियलाइज हो जाएगा, आ जाएगा वापस, या लेट आएगा? जल्दी आ जाएगा। तो जैसे पैसा आएगा हम पे कर देंगे, हमें कम से कम इंटरेस्ट पड़ेगा। बात समझ रहे हो? अब यहां पर मैं दो चीजें अलग करने लगा हूं। एक लफ्ज है वर्किंग कैपिटल। क्या है?
वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। मैं इसके दो जवाब लिखता हूं, आपने मुझे बताना है कि इसका मतलब क्या। अच्छा, इसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। वैसे कुछ लोग इसको ही वर्किंग कैपिटल कहते हैं, और अगर आप मुझसे पूछे कि सर वर्किंग कैपिटल में क्या एलिमेंट्स आते हैं, तो सारे करंट एसेट्स, सारी करंट लायबिलिटी, सारे करंट एसेट्स, सारी करंट लायबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। मेरे पास करंट एसेट्स हैं, मैं एक सवाल लिखता हूं, मेरे पास करंट एसेट्स हैं 500, करंट लायबिलिटीज है 400। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, मैं किसी स्टेटमेंट को देख रहा हूं, उसमें मैंने देखा कि करंट एसेट्स 500 है, करंट लायबिलिटी 400 है, आंसर 100 रुपए आ गया नेट। या ऐसा मैंने देखा कि 500 के करंट एसेट्स हैं, करंट लायबिलिटीज 600 की हैं, और मेरा नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव में 100 है। क्लास का ना टाइम चेंज हो गया, चेंज नहीं हुआ, थोड़ा टाइम हुई है, बस टाइम पे क्लास हो गई। 2:15 बजे तक स्टार्ट हो जाएगी, 2:15 बजे तक हाथ स्टार्ट हो जाएगी, 2 बजे से 2:15 बजे के दरमियान, ठीक है ना, पहुंच जाया करो। पहले वाले 100 रुपए का पता क्या कोई बता सकता है? पहले 100 रुपए का मतलब क्या है? नेट करंट एसेट 100 है, और बिजनेस के पास इजाफी पैसा है। सारे मतलब ठीक है, गलत किसी का भी नहीं है। एक मजे का मतलब बताऊं जो कम लोगों को पता होता है, या बल्कि पता ही नहीं होता। इसका मतलब है मैंने करंट एसेट में कितनी इन्वेस्टमेंट की है? 500। 400 की है करंट लायबिलिटी से, 100 कहां से की होगी? नॉन करंट या इक्विटी से। 500 की इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है करंट एसेट के ऊपर? आपके पास करंट एसेट पड़े हुए हैं तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी पड़ी है। कहां से आया पैसा? ये करंट लायबिलिटी से 400 रुपए, मतलब सप्लायर से उधार ले ली, बैंक ओवरड्राफ्ट से काम कर दिया, किसी से भी 400 वहां से अरेंज हो गया। बाकी 100 रुपए एक्स्ट्रा है, वो कहां से इन्वेस्ट किया होगा? नॉन करंट लायबिलिटी से या इक्विटी से। ये मतलब है इसका। अब आप ये बहुत सारे लोगों के साथ जाकर बात कर लो, पूरे पाकिस्तान में जाकर बात कर लो, बंदा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होगा तो बता सकता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला बंदा बता ही नहीं सकता, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक और दुनिया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक और चीज है। अब दूसरे 100 रुपए का क्या मतलब है? चलो अब तो आपको समझ लग गई ना, दूसरे 100 रुपए का क्या मतलब है? सारी इन्वेस्टमेंट की लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज। बस इस खातून ने ठीक बताया। और अजय खातून मैं फीमेल को कहता हूं, कुछ लोग समझते हैं कि शायद खातून वो बड़ी औरत को कहते हैं, ऐसा नहीं है। खातून, अगर आपको बुरा लगता है तो मैं छोटी खातून कह दिया करूं जी। वैसे लफ्ज जितने प्यारे प्यारे हैं, खवातीन को मस्तूर भी कहते हैं, मस्तूरात, और मोहतरमा भी कहते हैं, बहुत सारे अल्फाज हैं। और गुस्से में कहना तो फिर बंदा कुछ और भी कह सकता है। अच्छा, बात बहुत जबरदस्त है। मैं कहता हूं अल्लाह ताला आपको सबको शऊर दे, अकल दे, चीजें सही समझने वाले में। इसका मतलब देखिए, आपने 600 की लायबिलिटी ली, लेकिन आगे पैसा 500 लगाया। ये तो वही बात है कि ना, 600 लेकर 500 गया, 100 रुपया जेब में रख दिया। नहीं, इसका मतलब यह है कि आपने इस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से अपनी कोई नॉन करंट एसेट की जरूरत पूरी कर ली है। नॉन करंट एसेट में 100 रुपए इन्वेस्ट कर दी, क्योंकि एसेट बराबर है लायबिलिटी के, इक्विटी प्लस लायबिलिटी के बराबर होना चाहिए ना। तो करंट में तो कितना लगा हुआ है? 500, लेकिन उधर नजर आ रहा है 600। वो फिर 100 रुपए किस में शिफ्ट हुआ है? नॉन करंट एसेट के अंदर। इसका मतलब है कोई नॉन करंट एसेट की पेमेंट लॉन्ग टर्म के साथ साथ आपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से भी की हुई है। अच्छा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, अब ये ना चीजें बहुत आगे चली जाएंगी, हम इसको ब्रेक लगाते हैं।
लेकिन ये सारी बातें हमने, पूरा एक चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का आगे BIA के अंदर, तो वैसे मैंने अभी कंप्लीट किया तो इसलिए जोश आया हुआ है, वो 2 दिन पहले कंप्लीट किया वो BIA के अंदर। तो मसला ये है ना कि ये स्टूडेंट का कसूर है, टीचर्स का भी है। स्टूडेंट ने ना जबरदस्ती टीचर्स को मजबूर कर दिया कि हमें रट्टे वाली साइड पे ले जाए, हमें नोट्स दें, इसलिए फिर टीचर्स ने ना अपना वो एक्सपोजर बच्चों के ऊपर कम डालना शुरू कर दिया। वो कहते हैं इनको पास कराओ, बस ये पास होने आए, सीखने सूखने नहीं आए, ये पास होने आए। वरना ये चीजें ना जैसे जैसे हम, ये तो चीजें ऐसे ऐसे बातें निकलती जाएंगी, मार्केट की सारी बातें हैं ये सारी। क्या आपको मैं बात क्या करना चाह रहा था, लॉन्ग टर्म एसेट को शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से क्यों नहीं लेते, क्या मसला आता है? नॉन करंट एसेट्स मैं खरीद रहा हूं, मैं एक घर खरीद रहा हूं, ठीक है, मैं घर खरीद रहा हूं 1 करोड़ का, नॉन करंट एसेट है। फाइनेंशियल एडवाइजर कहता है मुझे कि भाई आप इसको खरीदो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से, ठीक है, मैं कह दूं नहीं मैंने शॉर्ट टर्म से खरीदा, मेरा क्या नुकसान होगा? इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म से तो इंटरेस्ट कम होता है बच्चों। शॉर्ट टर्म तो अगले 12 महीनों के अंदर पेमेंट करनी है, तो क्या एसेट आपको इतना रिकवर 1 करोड़ दे सकता है? सपोज दैट वो एसेट आप रेंट पे देना चाहते हो, 1 लाख रेंट लेना चाहते हो, तो क्या 1 साल के अंदर अंदर वो पूरा 1 करोड़ आपको वापस दे सकता है? नहीं दे सकता, वो देगा आपको ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आप भी फिर 10-15 साल का लोन लो ताकि थोड़ा थोड़ा करके पे करते रहो। शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के साथ फिर मिसमैच हो जाएगा, इस वजह से हम लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म के साथ करते हैं, शॉर्ट टर्म को हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो लॉन्ग टर्म का तो शॉर्ट टर्म से पूरा हो जाता है, जैसे 100 रुपया ये है, या शॉर्ट टर्म का हो तो लॉन्ग टर्म से थोड़ा बहुत डिफरेंस हो। ज्यादातर शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म के साथ किया जाता है, लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के साथ किया जाता है। ये तो मैंने आपको थोड़ी सी इक्वेशन समझाई। मेन हमारा टारगेट कैश फ्लो के अंदर वर्किंग कैपिटल के साथ है, ये तो बातें वैसे ही उधर निकल गई। मेन हमारा टारगेट क्या है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की तरफ अगर है तो अभी हमने वर्किंग कैपिटल के बारे में क्या सीखा? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? नहीं, अगर मैं आप ओवरऑल बताऊं तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। अब मैं सिर्फ महदूद होने लगा, कैश फ्लो पे वापस आने लगा। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को कहते हैं। इसके मैं 3 हिस्सों में तोड़ने लगा हूं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को। कैश फ्लो में प्रेजेंटेशन का टॉपिक है ये, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा, उसके कितने कंपोनेंट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? पहला स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। और ये प्रेजेंटेशन का मतलब है कौन सी चीज कहां पर प्रेजेंट करनी। इसलिए वर्किंग कैपिटल के 3 हिस्से बनाने लगे हैं। एक हिस्सा अकाउंट रिसीवेबल, दूसरा हिस्सा इन्वेंट्री, मतलब उसका पहले का एलिमेंट है इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, क्वेश्चन मार्क भी साथ लिखें। क्वेश्चन मार्क का मतलब होगा इसमें कुछ और चीज बात है, कोई और बात भी है। उसके बाद अकाउंट पेबल, उसके बाद एक्रूड एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस पे भी क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अकाउंट पेबल और अकाउंट। आप अकाउंट रिसीवेबल को डेटर भी कह सकते हो और इसके साथ स्टार भी बना लो। स्टार नहीं बनाना आता तो कोई और निशानी रख लो, आता है? ठीक है। उसके बाद आप लिखो कैश
बैंक ओवरड्राफ्ट, डिपॉजिट अकाउंट, उसके बाद लिखो प्राइस बॉन्ड, उसके बाद लिखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तीसरा नंबर, 3 ये अलग अलग हिस्से हैं। तीसरे पार्ट में हमने लिखना है इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स पेएबल, डिविडेंड पेएबल, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीवेबल, उसके बाद रिसीवेबल, या पेएबल related to non-current assets, related to non-current asset। एक्रूड एक्सपेंस के नीचे ना अनअर्न्ड इनकम या एडवांस इनकम भी लिख लो, अनअर्न्ड इनकम या एडवांस इनकम भी लिख लो। चलो जी, अब इसमें थोड़ा सा मिक्स क्या है, एक्रूड एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेएबल ये एक ही बात है। इंटरेस्ट पेएबल भी एक्रूड एक्सपेंस होता है, टैक्स पेएबल भी एक्रूड एक्सपेंस होता है। पेएबल है ना, एक्रूड होता ही वही है, वो एक्सपेंस जो अगर हो चुका है जो मैंने पे, लेकिन इस एक्रूड एक्सपेंस में से कुछ सेपरेट करती है, बाकी सारे एक्रूड एक्सपेंस फर्स्ट फेज में है। कुछ एक्सपेंसेस सिर्फ ये वाले जो सेपरेट लिख दिए हैं ना, अब इनको हम कहां कहां डील करेंगे, हेडिंग होंगी जाकर, जब जैसे हम लिखते थे नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स, तो मेरे भाई जो तो आपने पहला फेज है, ये एक हेडिंग आएगी, उसका नाम होगा वर्किंग कैपिटल चेंज, ये उसके अंदर डील करेंगे। इनमें से कोई बात आएगी सवाल के अंदर तो किस में चेंज डील करेंगे, वर्किंग कैपिटल चेंज, वर्किंग कैपिटल चेंज। ये जो कैश वाली बातें हैं इसको हम डील करेंगे जाकर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कहां डील करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इंटरेस्ट पेएबल या टैक्स पेएबल ये सब कुछ डील कहां करेंगे, इनको हम डील करेंगे अपने अपने रेलिवेंट लेजर्स के अंदर, रेलिवेंट लेजर्स एंड वर्किंग। ये कैश फ्लो के अंदर डील नहीं होंगे, ये जो इसके अपने लेजर्स के अंदर कंसीडर होंगे, वर्किंग के अंदर कंसीडर होंगे, बट कैश फ्लो के अंदर कंसीडर, हमने किसी कैश फ्लो की हेडिंग का नाम नहीं लिखना, ये दोनों कैश फ्लो की हेडिंग है, पहली दोनों। ठीक होगी बात, ये याद रखनी पड़ेगी चीजें। अब हम थोड़ा वापस जाते हैं IAS 7 पे। ये सारी बातें जो हमने की हैं ये IAS 7 में इस्तेमाल तो होंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं वो जर्नल चीजें थी, उसका IAS 7 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है।
अगर आप इस लेक्चर में ये देखना चाहो कि सर हमने याद क्या करना रखना है, तो ये आपको पता होना चाहिए एक्टिविटी के बारे में, ठीक है, और किस एक्टिविटी को हाँ सा मोस्टली आता है। आपको कैश फ्लो के अंदर सिर्फ वर्किंग कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए, और वर्किंग कैपिटल का ये टेबल आपको पता होना चाहिए, ये ठीक है। इसका ताल्लुक इससे नहीं जो क्या वो तो वैसे जनरल बातें की है ना कि करंट एसेट का पैसा कहां से आ रहा है, ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है कैश फ्लो की, कुछ जनरल बातें थी। वर्किंग कैपिटल पूरा याद करना है। वर्किंग कैपिटल ये जो हमने थर्ड कॉलम पर लगाया, हाँ आप बोल रहे हैं कैश फ्लो की हेडिंग, कैश फ्लो की हेडिंग में नहीं आएगा, वर्किंग में इस्तेमाल होगा, वर्किंग में फाइंड करके किसी और हेडिंग के अंदर एडजस्ट होगा। तो फॉर्मेट लिख लें। सबसे पहले नाम लिखेंगे जी, फिर लिखेंगे जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, हाँ जी, नहीं सीधा पेज पे, सीधे पेजेस पे आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और मेथड कौन सा लिखने लगे हैं? मैंने पहले इनडायरेक्ट पूरा करवा के डायरेक्ट करवाऊंगा, पहले सारा ही इनडायरेक्ट करेंगे। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड और डेट आ जाएगी। रुपीस, सबसे पहले हम कैश फ्लो लिख लेते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। हाँ ये सीक्वेंस याद रखना है, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो, फिर इन्वेस्टिंग का, फिर फाइनेंस। तो सबसे पहले हेडिंग दे लें हम कैश फ्लो, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये मेन हेडिंग है। मतलब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करने लगे, बिस्मिल्लाह करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपके पास जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो हम जिसे कह देते हैं, क्या वो और कैश बराबर होते हैं या डिफरेंट होते हैं? मतलब मेरा नेट प्रॉफिट आया 50,000 और मेरे कैब वो चुने गले में भी पैसे पड़े होने चाहिए 50,000, क्या ये ऐसा है? क्या ये डिफरेंट हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है प्रॉफिट और कैश जीरो पड़ा हो? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है प्रॉफिट कम हो कैश ज्यादा पड़ा हो, क्योंकि प्रॉफिट का ताल्लुक तो बहुत सारी चीजों के साथ है, जिसमें क्रेडिट बेस आ रहा है, जिसमें नॉन कैश चीजें कुछ आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग हो रही है, कैश बेसिस पे तो हो नहीं रही। अगर कैश बेसिस पर हो रही है तो शायद हम कह सकते हैं कि बराबर है, फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि जो इन्वेस्ट पैसा हम नॉन करंट एसेट में करेंगे वो तो एक्सपेंस में आएगा ही नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अक्रूवल बेसिस की वजह से, और लेकिन हम कैश फ्लो देख रहे हैं। अच्छा, नेट प्रॉफिट के अंदर कुछ कैश फ्लो होगा, कुछ ना कुछ होगा, मतलब जो डेटर से क्या सेल की होंगी वो होगा, फिर जो पेमेंट्स उनकी होगी सैलरी रेंट वगैरह वे भी कैश फ्लो है तो कैश फ्लो ना। इसका मतलब इस नेट प्रॉफिट के अंदर कुछ कैश फ्लो है। अगर वो वाला कुछ कैश फ्लो मैं फाइंड करना चाहूं तो क्या कुछ करूं? जितनी नॉन कैश एलिमेंट्स हैं, आइटम्स हैं, जो प्लस हुई है वो माइनस कर देता हूं, और जो माइनस हुई है इसका मतलब है जो नॉन कैश आइटम्स हैं वो एडजस्ट कर, राइट, नंबर 1। नंबर 2, जो चीज उधार पे है, उधार पे ली
या उधार पे दी और वो इसके अंदर है, उसका इफेक्ट भी खत्म कर दूं, नॉन कैश एलिमेंट भी खत्म कर दूं, वो रिवर्स कर दूंगा, और जो उधार वाली चीजें हैं उनका भी इफेक्ट रिवर्स कर दूं, खत्म कर दूं, तो बाकी जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट नहीं बचेगा, वो बचेगा कैश फ्लो। अगर पॉजिटिव आ गया तो कैश इनफ्लो नेट हुआ, अगर नेगेटिव आ गया तो ज्यादा आउटफ्लो हुआ। ठीक है, अब मैं करने जा रहा हूं इस नेट प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट करने। थोड़ा सा कि काम पहले भी आपने सीखा हुआ है, इंपेयरमेंट लॉस के अंदर वैल्यू यूज फाइंड करते वक्त कभी कभी आपके कैश फ्लो के अंदर मटेरियल खराब आ जाता था, जैसे डेप्रिसिएशन ऐड होती थी तो माइनस हुई होती तो आप प्लस कर देते हैं वापस, बिल्कुल वही करना है। तो आप प्रॉफिट के अंदर एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट कौन सी एडजस्टमेंट कर देते हैं, नॉन कैश आइटम्स। ये हेडिंग देना जरूरी नहीं है, नॉन कैश आइटम लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको सिखाने के लिखना क्या जरूरी है, एडजस्टमेंट। नॉन कैश जो चीजें माइनस की हुई है ना वो तो पहले ऐड करो, पहले नंबर पर ऐड करो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऐड कर दो, नंबर 1। अच्छा, फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन फाइंड तो करनी आती है ना, भूल भुला देंगे। IAS 16 जिंदाबाद, ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल, एडिशन डिस्पोजल हुई, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। लॉस ऑन डिस्पोजल भी ऐड बैक कर दोगे क्योंकि ये भी माइनस हो चुका होता है, लॉस ऑन डिस्पोजल ये भी वापस ऐड कर देते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस है ये सारे फॉर द ईयर, क्योंकि ऊपर लफ्ज लिखा हुआ है फॉर द ईयर। यहां पर डेट पे जाएं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैं किसी के साथ लिखूं या ना लिखूं, जब लिखा हुआ है फॉर द ईयर इसका मतलब है 12 महीनों वाली बात हो रही है बस। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड, revaluation loss add, impairment loss add, fair value loss add। अच्छा, मैं इनके रेफरेंस भी लिख देता हूं, रिवैल्यूएशन लॉस IAS 16 वाला, इंपेयरमेंट लॉस IAS 36 वाला, और फेयर वैल्यू लॉस IAS, मैंने बताया था ना कि उसका फेयर वैल्यू गेन या लॉस होता है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़े तो फेयर वैल्यू गेन, कम हो तो फेयर वैल्यू लॉस। ये सारे एक्सपेंसेस वो हैं जो पहले प्रॉफिट में से माइनस हो चुके हैं, मैंने उनको वापस ऐड बैक कर दी क्योंकि ये सारे क्या है, नॉन कैश। ठीक होगी बात, बनाए मतलब कैश फ्लो तो है नहीं तो हम इसको ऐड क्यों करें? कैश फ्लो है ही नहीं ना, क्या प्रॉफिट में से माइनस हुए हुए हैं, तो मैं कैश फ्लो बनाने के लिए रिवर्स कर रहा हूं, पहले सब कुछ रिवर्स करेंगे फिर माइनस क्यों? माइनस तो नेट प्रॉफिट में से हुआ हुआ, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसमें ये सारे, जब मैंने प्रॉफिट फाइंड किया होगा, एसओसीआई बनाई होगी, ये सब कुछ इसमें से माइनस हुआ हुआ। हाँ, ये कैश फ्लो तो कैश फ्लो नहीं है ना, क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट में तो माइनस हुआ हुआ ना ग्रॉस प्रॉफिट में से, और मैं कहता हूं कि ये तो कैश फ्लो है ही नहीं, तो रिवर्स कर दिया मैंने। आपके प्रॉफिट के अंदर जो नॉन कैश चीजें एडजस्ट हुई हुई है ना, प्लस माइनस हुई हुई है, वो रिवर्स कर। नेट प्रॉफिट में नॉन कैश इफेक्ट जो है उनको रिवर्स कर देता हूं, तो वो इफेक्ट खत्म कर रहा हूं। ये तो बात आप मान रहे हो ना कि ये कैश फ्लो नहीं है, तो नेट प्रॉफिट के अंदर तो है ना, तो मैं उसको कैश फ्लो में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो उसका इफेक्ट खत्म कर रहा हूं। प्लस हुआ हुआ तो माइनस कर दूंगा, माइनस हुआ हुआ है तो
प्लस कर दो, ठीक होगी बात। उसके बाद एक या दो तीन लाइनें छोड़ दें कि हो सकता है कुछ और हमें याद आए लिखते लिखते, तो मैं आपको लिखवा दूंगा। जो मोस्टली चीजें हैं वो मैंने आपको लिखवा दी। हाँ, एक और चीज लिख दो, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेची और आपको उसके ऊपर लॉस हो गया, वो अब इसमें ऐड लेस करना शुरू कर दो, 2 लाइनें छोड़ देना, 3 लाइनें चाहे छोड़ देना, ताकि कोई चीज बाद में समझ लगे तो वो लिख देंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले गेन और डिस्पोजल माइनस कर दूंगा। ये माइनस क्यों करूंगा भला? क्योंकि पहले अदर इनकम में ऐड किया हुआ है। इंटरेस्ट इनकम, ये माइनस कर दूंगा। रीवैल्यूएशन लॉस रिवर्स, रीवैल्यूएशन लॉस, और जब रिवर्स करते हैं तो क्रेडिट कर देते हैं ना, yes. और क्रेडिट करेंगे तो वो इनकम में आ जाएगा। फिर ऊपर नीचे दोनों लिखे, ऊपर भी एक बात लिखे एक्स्ट्रा जो आपने लाइन छोड़ी थी, इंक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स, इंक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स, और स्टार लगाओ। एक पहले भी कोई कहीं स्टार लगाया हुआ आपने? चल, उसके बाद फिर वापस नीचे आ जाओ, डिक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स बढ़े तो एक्सपेंस होता है और कम हो तो इनकम होती है, और ये दोनों नॉन कैश है। तो एक्सपेंस है तो मैं ऐड बैक कर दूंगा, और इनकम है तो मैं माइनस कर दूंगा। डिक्रीज इन, नहीं ये तो कैश फॉर्म में है ही नहीं ना, ये तो बस वो प्रोविजन है, एस्टिमेट्स है। हम कहते प्रोविजन बढ़ गई, प्रोविजन कम होगी। हाँ, तो ले लेना, सूद हराम नहीं है। तो आप तो कैश फ्लो नहीं होता। अच्छा, हाँ ऐसे बोल होता है। हाँ, नॉन कैश लिखा। अच्छा, मैंने आपको ये भी कहा था कि नॉन कैश लिखना जरूरी नहीं है, एडजस्टमेंट लिखना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इंटरेस्ट इनकम अक्कर हो गया मिली नहीं, तो फिर कैश फ्लो है? अक्कर हो गया मिली नहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंस अक्कर हो गया मिला पे नहीं किया, तो फिर तो कैश फ्लो नहीं है ना। चलो अभी समझो कि एक्रूड है, अभी समझ लो। हाँ, आप ये कहो, अगली बात आप ये जरूर कहोगे कि सर अगर मिल जाए तो वो कैश फ्लो होगा, उसको कहीं और प्रेजेंट करना है। नहीं, इसी साल, अगर इसी साल मिलेगा, ये फॉर द ईयर है। आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है, आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस आया 700, आपने पे किया 500, ओके। इसका मतलब है कैश आउटफ्लो 500 है। मैं क्या करूंगा, 700 पूरे का पूरा रिवर्स करके 500 आउटफ्लो लिख दूंगा, लेकिन उसकी जगह कहीं और IS7 ने बताई है। तो ये साल बाद करते हैं, तो फिर ये करने का साल नहीं, साल बाद नहीं, जगह और बताई, इसी के अंदर ही लिखेंगे। इसी साल आउटफ्लो हुआ है, साल के बाहर वाली बात तो लिखते ही नहीं है, ये तो फॉर द ईयर है। मतलब ईयर एंड पे ही करते हैं। हाँ, तो फिर तब पता चल गया कि इनफ्लो और आउटफ्लो नेट करके लिख दो। अब ये कह रहे हैं प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी जो IS7 ने बताई। हमने नेट कर दो, कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, कैश इन प्लस कैश आउट माइनस। तो प्रेजेंटेशन हमने देखी, ठीक है। डिक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स प्लस करूंगा माइनस, क्योंकि डिक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स है तो हमारी इनकम है। फिर वही बात, नेट प्रॉफिट आ चुका है पहले, ये सब कुछ उसमें प्लस माइनस हो चुके हैं, हम उनको रिवर्स कर डिक्रीज इन लॉस फॉर बैड डेट्स। फिर उसके बाद इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स,
इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स, वो भी इनकम बन जाती है ना। ये जो ऊपर हमने ऐड की थी वही अब रिवर्स कर रहे हैं। नहीं, अगर लॉस होगा, इंपेयरमेंट लॉस होगा, अगर इंपेयरमेंट लॉस होगा तो ऐड बैक करूंगा, अगर इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स होगा उस साल तो माइनस करूंगा, क्योंकि इनकम लिख चुका हूं तो माइनस करूंगा, एक्सपेंस लिख चुका हूं तो ऐड करूंगा। अच्छा, अभी ना थोड़ी बहुत ऐसी गपशप करते रहो ताकि बोर ना हो, लेकिन सही समझ तो सवाल में ही आएगी ना। जब प्रैक्टिकली हम चीजें इन आउट कर रहे होंगे तब समझ सही लगेगी। हाँ, अभी आप हल्की फुल्की बातचीत जारी रखो ताकि ना बोरियत ना हो, नींद ना आए, वैसे सीरियस नहीं होना। अच्छा, रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्स हो गया, इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स हो गया, फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू IAS 40 वाला, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने लगा हूं। गवर्नमेंट ग्रांट इनकम IAS 20 वाली। अब आप कहोगे सर वो तो हमें मिल जाती है, क्या हर साल मिलती रहती है या एक ही दफा मिलती है? और डेफर्ड इनकम में आप हर साल इनकम में लिख रहे होते हो, तो क्या वो हर साल का कैश फ्लो है? देखिए, आपको 5 लाख इनकम मिलेगी, आपने उसको रखना डेफर्ड। डेफर्ड का मतलब क्या होगा? हर साल थोड़ी थोड़ी करके ओवर द लाइफ इनकम लिखोगे, हर साल के प्रॉफिट में इनकम आ रही है, लेकिन हर साल तो कैश फ्लो नहीं हो रहा ना। कैश फ्लो तो एक ही दफा हो गया था 5 लाख, तो जिस साल कैश फ्लो हुआ था तब इनफ्लो लिखेंगे, लेकिन हर साल की जो इनकम है वो कैश फ्लो नहीं है, वो रिवर्स करते जाएंगे। तो गवर्नमेंट ग्रांट इनकम जो होगी, गवर्नमेंट ग्रांट लॉस हो नहीं सकता, ठीक है। तो गवर्नमेंट ग्रांट जो इनकम होगी वो क्या 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 करेंगे हम? उसका रिवर्स करेंगे, माइनस कर देंगे। ये जब पहली दफा मिलेगी या फिर पहली दफा हर साल इनकम में आ रही होती है ना, वो हर साल रिवर्स, जिस साल बनाएंगे उस साल रिवर्स कर देंगे। हाँ, पहले साल जब मिलेगी जितना मिलेगा वो सारा इनफ्लो, और जितना इनकम में लिखेंगे वो रिवर्स कर देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम हो गया, प्रॉफिट ऑन, फिर तो सेल्स भी आनी चाहिए। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल आएगी, सेल भी आएगी। लॉस हुआ था तो हमने ऐड कर दिया था, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट भी हुआ है तो माइनस कर दिया, ठीक है। चल, एक दो लाइन इसमें से छोड़ दे ताकि अगर कोई बात याद आएगी तो वो मैं आपको, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। अच्छा, मैं आपको सादा सी बात बता देता हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सिर्फ वो चीज आएगी एडजस्टमेंट के अंदर, एडजस्टमेंट के अंदर सिर्फ वो चीज आ जाएगी जो एसओसीआई के अंदर आती हो। एसओसीआई से जो बाहर चीज आएगी वो कभी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की एडजस्टमेंट में नहीं आएगी। दिल माने ना माने कोई कुछ भी है ये, आप पूरा लाइन देख लो, ये सारी चीजें एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं, एडजस्टमेंट, पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं कह रहा। एडजस्टमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ, ओ भाई जो चीज नेट प्रॉफिट के अंदर है ही नहीं उसको नेट प्रॉफिट में प्लस माइनस क्यों करूंगा मैं? बंदा पूछ, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन क्या एक्सपेंस में आती है? उसकी एंट्री पास करो, ओसीआई टू रिटेन अर्निंग तो है ही नहीं, वो तो रिटेन अर्निंग में जाएगी और ओसीआई में जाएगी, इधर तो कुछ है ही नहीं उसका रोल, ठीक होगी बात। अच्छा, ये जो बब्बरशेर सवाल तो हमारे बहुत आएंगे। पहला अच्छा सवाल जो कल मैंने आपको दिया IAS 8 का 20, बड़ा अच्छा सवाल है, और उसमें अच्छाई सिर्फ उसमें ही है, IAS 16 में। IAS 16 के बाहर FAR है ही नहीं, IAS 16 के बाहर FAR नहीं है। ये सिलेबस की टेंशन ना होती ना, ये आप लोगों की टेंशन मुझे ना होती, बल्कि वही तो मैंने 1 महीना और IAS 16 पे लगा देना था, मैंने पूरा सिलेबस 1 महीने में कवर करवा देना था और सारा टाइम IAS 16 पे लगाना था। नहीं मिला? अब ऐसे भी ना, जब बंदा अब मोबाइल लेते हैं ना, उससे पूछ लिया करें कि कॉल आया ना तो फौरन साइलेंट कैसे करते हैं।
मजाक कर रहा हूँ, वैसे पूछा करें होता ना, ये कभी कभी ना ऐसा हो जाता है। तो मेरा मोबाइल भी ऐसे गिरा ना, तो वो ऑटो ही हो गया, जब मर्जी क्लिक किधर को कहीं और क्लिक हो जाता। एक दफा 10 11 या 12 बजे का टाइम है, तो ऐसे ही ना आप बच्चों के मैसेज आया ना, तो मैं देख रहा हूँ, तो एक खातून को मतलब स्टूडेंट लड़की को ना रात के 12 बजे वीडियो कॉल चलेगी, और मैं बंद करे जो ना बंद हो ना कुछ हो, मैंने ना कैमरे के ऊपर तो हाथ रख लिया पहले ही, वो मैं बंद कर ही जाऊं, फिर मैंने वो जोर से बटन ना, वो जो ऑफ वाला था पावर बटन, उसको ना प्रेस करके ही रखा मैंने, किसी ने, वो शुक्र है कि बंद हो गया। और सुबह सुबह ही वो खातून कहती सर खैरियत थी, आप वीडियो कॉल कर रहे थे। मैंने कहा बच्चे ऐसा तो था नहीं, बस हो गया। तो ये हो जाता है, ये परेशानी से मैं वाकिफ हूँ। अच्छा, ये सारी चीजें ना आपने देखा, जरा गौर फरमाओ, ये परेशानी वाली नहीं, समझने वाली है। एडजस्टमेंट के अंदर मैंने सिर्फ वो चीजें लिखी जो एसओसीआई के अंदर आती हैं। जो चीज अगर आपको कभी जिंदगी में ये पता चले कि क्या इसको मैं एडजस्टमेंट में लिखूं या ना लिखूं, तो पहले ये सोच लेना क्या ये कहीं एसओसीआई के अंदर आती है या नहीं आती। एसओसीआई मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले पहले, क्योंकि उसमें तो एडजस्ट कर रहे हैं। वैसे तो रिवैल्यूएशन सरप्लस भी एसओसीआई के अंदर आता है, ये नहीं आता। अच्छा, रिवैल्यूएशन सरप्लस एसओसीआई के अंदर आता है, ये नहीं आता। आता है, एसओसीआई का एक और पार्ट होता है जिसे ओसीआई कहते हैं। हाँ, प्रॉफिट तक नहीं आता, प्रॉफिट तक के हिस्से तक नहीं आता, मतलब एसओपीएल के अंदर नहीं आता। एसओसीआई के अंदर वो है, दूसरा हिस्सा है उसका प्रॉपर। मैं कहता हूं ये टेस्ट बना देते हैं ना, यही वाली बात लिख देना कि रिवैल्यूएशन सरप्लस एसओसीआई के अंदर आता है या नहीं आता, एमसीक्यूज के अंदर दे दें, 90% बच्चों ने कहना नहीं आता। क्योंकि वो हमने वो जनरल शॉक वाली बात देखिए, जब आप लोगों का दिमाग शॉक डिवेल्प हो जाएगा ना सीए के अंदर, अल्लाह करे हो जाए जल्दी, तो फिर देखना, फिर आपको पढ़ने का बड़ा मजा आएगा, चीजें एक्सप्लोर करने का मजा आएगा। अच्छा जी, ये तो बात मैंने आपको समझा दी कि यहां पर ये रट्टा लगाओ ना लगाओ, बस ये देखना है ये नॉन कैश है और इनकम बनी हुई है तो माइनस कर देना। एक्सपेंस सारे इनकम एक्सपेंस नहीं, सिर्फ नॉन कैश, और में से मैंने मैक्सिमम लिखवा दिए, ठीक है। उसके बाद इसका जो आंसर आएगा ना, उसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। पहला था प्रॉफिट, ओरिजिनली प्रॉफिट, उसमें हमने काफी सारी नॉन कैश चीजें एडजस्ट कर दी। अब आ गया हमारे पास प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन, अब वो बात आ रही है क्रेडिट सेल वगैरह वाली, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, वो सब, ठीक है, वो अब एडजस्ट कर ले। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में कौन कौन से एलिमेंट एडजस्ट करेंगे, कोई 6 नाम बता सकता है। वर्किंग कैपिटल के अंदर मैंने आपको एक वर्किंग कैपिटल का कॉलम बनाकर दिया है। वर्किंग कैपिटल में 3 कॉलम बनाए हैं, सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को मैंने अलग अलग कर दिया है कैश फ्लो के लिए। इस जगह पर क्या आएगा भला, वर्किंग कैपिटल चेंज कौन कौन सा आएगा, अकाउंट रिसीवेबल में चेंज, अकाउंट पेएबल में चेंज, स्टॉक में चेंज, एक्रूड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम में चेंज, और अनअर्न्ड इनकम, ठीक है, सिर्फ वो वाली चीजें। अच्छा मुझे बताओ, अगर मेरा इस साल इंक्रीज इन स्टॉक है, इंक्रीज इन स्टॉक है, इनफ्लो है आउटफ्लो है, आउटफ्लो हो गया, गुड। इंक्रीज इन डेटर भी आउटफ्लो है, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, स्टार लगाएं यहां पर। फिर इंक्रीज इन, ये आउटफ्लो है, नेगेटिव में लिखना, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, आउटफ्लो।
फिर डिक्रीज इन स्टॉक, Into इनफ्लो, डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, इनफ्लो, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। अब आपने एक चीज नोट की, करंट एसेट्स बढ़े तो आउटफ्लो, कम हो तो इनफ्लो। बढ़ा तो पैसा उसके ऊपर लगाया, कम हुआ तो वो पैसा रिकवर हो गया। स्टॉक खरीदा तो आउटफ्लो, स्टॉक बिका तो इनफ्लो। ठीक होगी बात? इनडायरेक्ट है ना, सही वाली समझ नहीं लगनी, समझाऊंगा जरूर, एक एक बात समझाऊंगा अगर सीखोगे तो, वरना याद तो कर ही लोगे आप। ये कैसे इनफ्लो आउटफ्लो है, इतनी अमाउंट कैसे आएगी, वो सवालों के साथ जब अमाउंट्स होंगी ना तो एक एक चीज सीखेंगे। अच्छा, करंट लाइफ, क्योंकि इसके अंदर वो पे अक्रूड भी है, अनअर्न्ड भी है, वो भी है, सारे वही। इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल, इंक्रीज इन, बताओ इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा? इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल, पैसे ज्यादा ले लीजिए। इनफ्लो है। इनफ्लो। इंक्रीज इन अक्रूड एक्सपेंस, इनफ्लो। इंक्रीज इन अनअर्न्ड इनकम या एडवांस इनकम, इनफ्लो। फिर उसके बाद डिक्रीज, ये टूल एक्सपेंसिव को कैसे? अभी तो हम दोनों एक्सपेंसिव पर हो गया पैसे। पैसा जी इनडायरेक्टली मैं बता दूं, इनडायरेक्ट कैसे होगा वो तो फिर लेजर बनाकर बताऊंगा ना, कैसे है कि कहां कहां कैसे कैसे इफेक्ट हो रहा है वो लेजर के साथ बताऊंगा। डिक्रीज इन अकाउंट पेएबल, आउटफ्लो। डिक्रीज इन accrued expense, outflow. Decrease in advance income, outflow. जो ओवरऑल बात सीखने को मिली यहां पे, करंट एसेट्स बढ़े तो आउटफ्लो, कम हो तो इनफ्लो। करंट लायबिलिटी बढ़े तो इनफ्लो, कम हो तो आउटफ्लो। एसेट्स, करंट एसेट और वो वर्किंग कैपिटल वाले, सिर्फ वर्किंग कैपिटल वाले, बढ़े करंट एसेट तो आउटफ्लो, कम हो तो इनफ्लो। लायबिलिटी बढ़े तो इनफ्लो, कम हो तो कम कब होगी? जब पे करेंगे। लायबिलिटी पे करेंगे तो कम हो जाएगी, लेंगे तो बढ़ जाएगी, कैश फ्लो बढ़ जाएगा। ये आपने जो ऊपर आंसर आया ना, प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इसमें सारा वर्किंग कैपिटल प्लस माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा इसका एक नाम बोलोगे, उसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। नहीं नहीं, ये ऐड नहीं करना, ये लेस है। करंट एसेट्स बढ़े, एसेट्स बढ़े तो आउटफ्लो, कम हो तो इनफ्लो। करंट लायबिलिटी बढ़े तो इनफ्लो, कम हो तो। ओके होगी बात? आगे बढ़े थे। इंटरेस्ट पेड, अब जरा अल्फाजों में भी गौर करना है, सोना तो बिल्कुल ही नहीं ना, जो सोता है वो खोता है, पूरा कैश IS7 खोता है जी। इंटरेस्ट पेड, अब आओ जरा, वहां लिखा था इंटरेस्ट एक्सपेंस, यहां पर लिखने इंटरेस्ट पेड, हो गया मैनेज। जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस आया था वो हमने वापस ऐड बैक कर दिया, उसमें से जितना पे किया उतना ही आउटफ्लो है ना, वो आउटफ्लो यहां पर आकर लिखा। ये प्रेजेंटेशन का फर्क है, ठीक है? नेट करके लिख सकते थे, लेकिन स्टैंडर्ड कहते हैं नहीं, वहां एडजस्ट करके ना, जो जो आपको लगेगा ये कैश फ्लो है और हमने ऊपर एडजस्ट किया हुआ है, वो नीचे आकर एडजस्ट कहीं ना कहीं होगा। टैक्स पेड,
डिविडेंड या ड्राइंग्स पेड, ये सारे आउटफ्लो हैं। इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड, इनफ्लो, रिसीव्ड है ना तो इनफ्लो। आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी होगी। पहली एक्टिविटी कैश फ्लो नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी अभी हमने करनी है। हाँ जी, हाँ जी, अभी और कुछ भी बहुत कुछ करना है, सिर्फ फॉर्मेट पे थोड़ी बात कर। फाइनल आंसर आएगा। इसे बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ जी, इंटरेस्ट पेड आउटफ्लो। इंटरेस्ट पेड कैसे आउटफ्लो है? इंटरेस्ट पेड इनकम को हम लेस करके उसका इफेक्ट को खत्म करने समझ आ रहे हैं। हम एक्सपेंसेस को वापस ऐड किए जा रहे हैं, इफेक्ट तो खत्म नहीं। इफेक्ट ऐड कैसे किए? माइनस कर रहा हूं आपको। नहीं, ये जो एडजस्टमेंट की हमने ऐड बैक की, ऐड बैक किए ना, एक्सपेंस नॉन कैश बना दिए। उनमें से जिसका कैश आउट किया है ना वो अब आउट कर रहे हैं। पहले प्रॉफिट में से माइनस हुए थे, हमने कहा था वो तो कैश फ्लो है ही नहीं, हमने वापस ऐड बैक कर दी ताकि प्रॉफिट के अंदर जो नॉन कैश चीजें वो रिवर्स हो जाए। जो अब जिनका नहीं है हमने पे किया, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज है हाँ, वो तो फिर आगे कंटिन्यू हो रहा है इसके अंदर। क्या नहीं पे किया मिसाल के तो तौर इंटरेस्ट एक्सपेंस है, उसमें आधा पे कर दिया, वो हमने माइनस कर दिया, हाँ। और आधा पड़ा हुआ है, वो तो इसके अंदर ही आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है? नेट के अंदर, नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो के अंदर जो हमने पे नहीं किया वो निकाल दिया है। हमने पूरा ही निकाल दिया था जो अनपेड है, सिर्फ उतना लिखा है जो पे किया है, क्योंकि हम कैश फ्लो देखते हैं। पूरा रिवर्स करके सिर्फ कौन सा लिया? जो कैश फ्लो है। अच्छा जी, उसके बाद आप हेडिंग में एक लाइन छोड़ के इसका नाम रख लें ए। अब अगली हेडिंग दें नेट कैश फ्लो सॉरी नेट नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या लिखना है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सॉरी इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सी चीजें आएंगी भला? सिर्फ नॉन करंट। कौन सी आएंगी? सिर्फ नॉन करंट। एक मिनट, ये नोट सर आपने बोला इसमें नॉन करंट आएंगे, लेकिन आपने दूसरी बात ये भी बोली कि इसकी ये करंट भी हो सकती है। हाँ, नॉर्मली नॉन करंट एसेट, बट इसमें हर वो चीज जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, नाम क्या बोलो आप? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब कहीं पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो इसमें कवर होगा।
वहां से जो पैसा आ रहा है वो जा रहा है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग करने लगा हूं, वरना थोड़ा सारे इसमें इशू आ गया। एक बात बताऊं आपको, पैसे ही शुगलन, आपके 2 क्वेश्चन मैं आपको पहले से बता देता हूं जो कि कम से कम 35 नंबर के, उनमें से कैश फ्लो है। 35 नंबर के 2 सवाल बताना, 30 से 35, मिनिमम 30 तो कंफर्म है, वरना 35, 38 2 आएंगे, 2 मिला के एक सवाल 35 नंबर का नहीं, एक कैश फ्लो का है और एक फाइनल अकाउंट का है। एक सवाल 20 नंबर का, दूसरा भी 15-20 का, या एक 18 का दूसरा 18 का, एक 16 का दूसरा 17 का, इस तरह से 2 सवाल, एक फाइनल अकाउंट का लाजमी आएगा और एक कैश फ्लो का। इस अटेम्प्ट जो आपकी अटेम्प्ट है, आपको पता था? नहीं पता तो नहीं होता लेकिन आइडिया होता है। फिर आपको से लिंक होता है। नहीं ऐसा डिस्कशन नहीं, बस इतना एक आइडिया होता है कि आई कैप का थोड़ा सा बिहेवियर का अंदाजा होता है बस, अदरवाइज ये नहीं कि आई कैप को प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। पहले जब मैं एफएससी वगैरह को भी पढ़ाता था तो मुझे तकरीबन 90% पेपर प्रिडिक्ट हो जाता था, 90%, क्योंकि वो नहीं चेंज करते इतना, वो अच्छे लोग हैं, उन्होंने आज तक सिलेबस नहीं चेंज किया। अब हो गया, अब समझ नहीं आती कि उनको खुद को भी नहीं समझ आ रही कि कैसे करना। देख, बट आई कैप को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये होता है कि अंदाजा लगाया जा सकता है, ऑलमोस्ट वहीं से पेपर कवर हो जाता है, आधा तो पेपर कम से कम प्रिडिक्टेड होता है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो 80% तक सिलेबस प्रिडिक्टेड होता है, पहले ही पता होता है। जैसे इस अटेम्प्ट के लिए ना आपके ये 2 सवाल है, ये तो जैसे मैंने अभी फाइनल अकाउंट का और कैश फ्लो का बताया, ये पक्के हैं। चलो, नहीं देगा वो, अगर वो कहीं और गिरेगा ना, पता है कहां गिरेगा? इक्विटी और आईएसए। मतलब ये, अच्छा, ये कोई भी बता सकता है, कोई भी बंदा बता सकता है। आई कैप ने खुद लिखा हुआ है अपने सिलेबस के अंदर कि मैंने इन 3 टॉपिक्स में से 20 से 30 नंबर देने हैं। वो 3 टॉपिक कौन से हैं? इक्विटी 8 और 7। अब इसमें से तो 25 नंबर है ही है। फाइनल अकाउंट और एनपीओ, ये दोनों फाइनल अकाउंट के टॉपिक्स हैं। एक क्वेश्चन वहां से कंफर्म है। इसका मतलब ये है कि ये 3 टॉपिक अगर आप कर लो और फाइनल अकाउंट का कर लो तो आपके मिनिमम 40 नंबर है, मिनिमम 40 नंबर है। वो पीआरसी वाला है। हाँ, तो अब भी नहीं होगा। फाइनल अकाउंट बराबर थोड़ी करते हैं। हाँ, उसमें से ये होता है कि 70-80% क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। अच्छा है, वापस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और सॉरी, ये फाइनेंसिंग क्यों दिमाग में चढ़ी हुई है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये किसी की ना बददुआ लग रही है, मुझे लगता है। इधर पहुंच गया डायरेक्ट, पता चल गया मुझे। चलें, ये लिख करना तो फिर थोड़ी सी ब्रेक देते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सबसे पहले परचेज ऑफ पीपीई या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, नॉन करंट एसेट लिखने हैं, या बायोलॉजिकल एसेट, मतलब सारे नॉन करंट एसेट। बायोलॉजिकल एसेट मतलब कुत्ते बिल्ली को खरीदा आपने, भैंस खरीद लो। मतलब आपका बिजनेस डेयरी फार्म का है या आपका बिजनेस इस नेचर का है, तो अगर वहां पर आपने नेचर इस तरह है तो स्टॉक में नहीं, स्टॉक में अगर नहीं है, मेन आपका बिजनेस दूध का है, तो जो भैंसे हैं वो तो आपका नॉन करंट एसेट में जाएंगे ना, और आपने उनकी हिफाजत के लिए कुत्ता रखा हुआ है तो वो भी बायोलॉजिकल एसेट में आएगा। वहां पर दरख्त लगाए हुए हैं, वो बायोलॉजिकल एसेट में आएंगे।
इसका भी अलग स्टैंडर्ड है। बिल्कुल, और वो हमारे सिलेबस में भी है, वो हमारे सिलेबस में भी है। अच्छा, ये मैंने आउटफ्लो लिख दिया, ठीक लिखा है। परचेज ऑफ कोई भी नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। अच्छा, इसको बेच के जो पैसा आएगा, कैश फ्रॉम डिस्पोजल, कैश फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ NCA, कोई सा भी इसमें से बेचेंगे, वहां से जो कैश आएगा। अब जरा वापस जाएं, वहां पर आपका दिल शायद अगर कोई जाग रहा होगा तो वो ये सोच रहा होगा, ये जो लॉस ऑन डिस्पोजल और गेन ऑन डिस्पोजल है, ये कैश फ्लो होना चाहिए, क्योंकि उसमें तो अगर गेन है तो कैश मिला ही है ना। तो सारा कैश हम लिखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, गेन को तो रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि गेन सिर्फ कैश फ्लो नहीं है। मैंने एक चीज 700 की बेची, क्या सारा गेन है? उसमें से गेन कितना है? 100 रुपया, 200 रुपया होगा, और जितना उसकी बुक वैल्यू से ऊपर होगा। तो मैं क्या करूंगा, गेन रिवर्स कर दूंगा, इनकम जो बनी हुई है, और यहां पर आकर पूरा 700 कैश फ्लो दिखा दूंगा। उसके बाद रेंट, बल्कि पहले लिख लें परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। परचेज करूंगा तो माइनस करूंगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ना थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा। ये लिख लें यहां पर, ये सिर्फ वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी जो ग्रेटर देन 9 मंथ वाली होगी, सॉरी ग्रेटर देन 3 मंथ, 9 मंथ नहीं, 3 to 12 मंथ। कम से कम 3 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट, ज्यादा से ज्यादा 12 महीनों की इन्वेस्टमेंट। तो फिर लेस देन 3 मंथ वाली इन्वेस्टमेंट किधर जाएगी? वहां जाकर लिखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर, अपने वो जहां पर लिखा हुआ ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हेडिंग वर्किंग कैपिटल के अंदर, वहां पर क्या लिखा हुआ? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। नहीं लिखा हुआ तो वहां जाकर लिख लो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेस देन 3 मंथ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेस देन 3 मंथ। सॉरी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर्किंग कैपिटल में लिखा था। वर्किंग कैपिटल टेबल से पहले, फॉर्मेट से पहले, फॉर्मेट शुरू होने से पहले वर्किंग कैपिटल के 3 हिस्से लिखवाए थे। उसके बाद कैश फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, दोनों से, कैश फ्रॉम सेल ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जब उसको सेल करेंगे जो कैश आएगा वो हमारा इनफ्लो होगा। रेंट रिसीव्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IS 40 का जो रेंट रिसीव होता है ना, वो यहां पर ऐड होता है। अब वापस जाएं एडजस्टमेंट के अंदर, वहां पर रेंट रिसीव IS 40 वाला माइनस कर दें। लेस के अंदर मैंने कहा था ना 1-2 लाइनें छोड़नी है, वहां जाएं, वहां से निकाल के ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आपने लेस में, क्योंकि इनकम है ना, वहां से लेस कर दें रेंट इनकम ऑफ IS 40 या रेंट इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। रेंट, रेंटल इनकम या रेंट इनकम, यहां प्लस कर दिया, वहां से माइनस कर दिया। फिर उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड,
इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव। हाँ जी, दूसरा गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव ये नहीं आएगी नहीं लिखा था। अच्छा, जो डबल आ रहा हो ना वहां दोनों जगह पर क्वेश्चन मार्क लिखते जाओ, जो आपको लगे ना, जो बताते जाना मुझे, मैं भी क्वेश्चन मार्क आपको लिख दूंगा। चलो इससे ये फायदा होगा कि आप पता भी चल जाएगा जाग रहे हो या सो रहे हो। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऊपर लिखा हुआ है ना, बिल्कुल लिखा हुआ है, मुझे भी पता है, डिविडेंड रिसीव या इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। क्वेश्चन मार्क उधर भी इधर भी। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड नहीं लिखा हुआ, पहले वहां लिखा हुआ है गवर्नमेंट ग्रांट इनकम, और ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट ग्रांट। अगर मुझे इस साल कोई गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई है वो मैं लिखूंगा इनफ्लो। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, खत्म होगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इसको रख देते हैं बी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये तो नॉन करंट की बातें कर रहे थे, तो ये करंट। अच्छा, वही तो बात मैंने कहा था, नॉट 100%, मोस्टली ये चीजें हैं, लेकिन थोड़ी बहुत, क्योंकि हमने कैश फ्लो देखना है और एक्टिविटी भी देखनी है। मोस्टली नॉन करंट होता है, लेकिन दो चार चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरह आ जाती है। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, अगर 10 मिनट की ब्रेक चाहिए तो 10 मिनट में टॉपिक खत्म हो रहा है, क्लास ही खत्म हो रही है, ठीक है। एक लाइन छोड़ के नीचे लिखें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, ये तो आप याद भी कर सकते हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की 6-7 बातें हैं। नॉन करंट एसेट की सेल परचेज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज, 3 बातें और हैं, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते किसे हैं, हमने पैसा लिया कहां से। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। इनफ्लो होगा आउटफ्लो, इनफ्लो। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। अच्छा, बोनस शेयर इशू करेंगे, कैश फ्लो इन होगा आउट होगा, कुछ भी नहीं होगा, गुड, ठीक है। ये राइट शेयर होते हैं, न्यू शेयर्स होते हैं, ये वो जहां से कैश आएगा। उसके बाद लोन ऑब्टेन या इंक्रीज इन लोन, क्या होगा, इनफ्लो। लोन पेड या डिक्रीज इन लोन। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों है, शॉर्ट टर्म भी, और क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना। उसके बाद इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड या ड्राइंग्स पेड। क्या पहले आया, इंटरेस्ट पेड भी आया और एंड्स पर भी क्वेश्चन मार्क लिखा।
इसका जो आंसर आएगा उसे क्या बोलते हैं? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सी। तीनों एक्टिविटी हमारी पूरी होगी। क्या है कैश फ्लो की? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाफिज साहब के साथ ना एक दफा मैं नमाज पढ़ने चला गया रमजान में, नमाज तरावी। तो मैंने सुना था ये जो अहले हदीस होते हैं ना, ये 8 तरावी पढ़ते हैं। चला तो गया मैं गलती से। अब ना उन्होंने तो 8 तरावी मैंने काम पूरा कर, बहुत काम खींच के रखा। अब ना जब पूरी होगी तो मैंने शुक्र अदा किया, मैंने खत्म हो गई तो वो 13वीं तरावी के लिए भी खड़े हो गए। मेरे तो टांगे कांपने लगे। मैंने कहा अब गए, अब नहीं होना। लेकिन उन्होंने किया क्या कि वो पहले 8 तकरीबन 1.5 घंटा लगा दिया और अगली 12 तरावी उन्होंने 10-15 मिनट लगा दी। तो कैश फ्लो में भी यही हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सारा काम हो गया था। आगे फाइनेंसिंग है या वो सारी है ना, वो इतना तो तसल्ली रखें। अच्छा, इन तीनों एक्टिविटी को अगर मैं प्लस करूंगा तो भला हुआ क्या? ये इस साल हर एक्टिविटी का कैश आया कितना और आउट कितना हुआ, नेट करेंगे तो पता चल जाएगा इस साल भर के अंदर पूरे साल में कैश इन कितना हुआ, आउट कितना हुआ। तो उसको प्लस, तीनों को प्लस करके उसे क्या बोल के कह सकते हैं? नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या करोगे? तीनों को प्लस कर दो, करो जरा प्लस। ए प्लस बी प्लस, मतलब बैंक भी इसके अंदर शामिल है और ये सारी चीजें। अब मैं क्या करूंगा, इसमें ऐड करूंगा ओपनिंग, अभी 10 मिनट भी नहीं हुए ना। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पूरे साल में जितना कैश फ्लो हुआ नेट कर दिया, उसमें ब्रॉड ऑन ऐड कर दिया तो किसके बराबर आ जाएगा? कैरीड ऑन के। अब होगा क्या कि ये कैरीड ऑन क्वेश्चन के अंदर भी बताया होगा और ये हमारा कैरीड ऑन उसके बराबर आना चाहिए। क्लोजिंग कैश एंड कैश। अच्छा नहीं, इसका एक तरीका होता है, ये बराबर लेकर ऊपर काम करना शुरू करते हैं। उनका तो काम ही यही है, उन्होंने बराबर करना होता है तो आगे बढ़ना होता है। क्योंकि जब तक रिकंसाइल नहीं होगा तो कोई मसला है, कोई मसला या तो अकाउंट्स में मसला है या फिर कुछ फ्रॉड हुआ है। रिकंसाइल करना होता है ना। ये आंसर और कैश बुक का कैरीड ऑन बराबर आना जरूरी है, क्योंकि वो भी तो कैश बुक भी तो कैश फ्लो ही होता है। कैश बुक बेसिकली कैश फ्लो ही होता है, डेबिट साइड इनफ्लो, क्रेडिट साइड आउटफ्लो। और इसको हमने अलग अलग कर दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबका अलग अलग कर दिया। छोड़ यार, ये जो हमारा कैरीड ऑन है ना, जो हमने फाइंड किया क्लोजिंग, ये क्लोजिंग क्वेश्चन के अंदर भी बताया गया होगा और ये हमारा उसके बराबर आना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन मार्क जहां जहां लिखा ना उसको बताओ। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, फिर डिविडेंड या ड्राइंग्स। एक मिनट इसको देखो, पेड, उसके बाद इंटरेस्ट इनकम। नहीं, ये वो क्वेश्चन मार्क मैंने 2 दफा क्यों लिखा है वो बताने लगा। इंटरेस्ट इनकम,
या डिविडेंड डिविडेंड रिसीव्ड। स्टार और चीज है, क्वेश्चन मार्क और चीज है। इंटरेस्ट पेड, IS 7 ने दो ऑप्शन दिए हैं, दोनों में से किसी एक जगह पे लिखना है, दोनों जगह नहीं लिखना, किसी एक जगह पर। फिर आप कहोगे सर बेस्ट कहां पर है, तो यहां पर बेस्ट, यहां पर अल्टरनेटिव। इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बेस्ट है, इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बेस्ट है, बट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी आ सकता है। पेपर में सवाल भी आया हुआ है, पेपर में सवाल आया था कि एक जूनियर अकाउंटेंट आपसे सवाल पूछता है कि मैंने मिस्टर ए की कैश फ्लो स्टेटमेंट देखी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट लिखा हुआ था, मिस्टर बी की कैश फ्लो देखी तो वहां पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखा हुआ था, तो आप उसको रिकमेंड करें कि कौन सी चीज ठीक है। तो दोनों प्रेजेंटेशन ठीक है, आप उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी लिख सकते हो या, लेकिन दोनों में नहीं लिखेंगे, दोनों में नहीं लिखेंगे। बेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिविडेंड या ड्राइंग्स, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बेस्ट है और लिखा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी जा सकता है। बेस्ट किस में है, फाइनेंसिंग में। इनकम रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड बेस्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, और अल्टरनेटिव क्या है इसका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड किस में बेस्ट है, ऑपरेटिंग में, अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग में बेस्ट है, ऑपरेटिंग में भी जा सकता है। पीछे कोई लॉजिक है नहीं, ये है एक्टिविटीज वही है ना, ऑपरेशन का हिस्सा भी है ये, क्योंकि एसोसिएट के अंदर भी ये आते हैं, और ये एक्टिविटी कौन सी है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो इसलिए उसने कहा कि आप जहां भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा। ठीक होगी बात। अब स्टार वाली बात क्लियर करके खत्म करते हैं। आखिरी बात, डेटर के बारे में देखिए। डेटर्स अलाउंस फॉर रिसीवेबल, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, नेट डेटर्स। चलो ये सीख लेना, तो सारी जिंदगी पड़ी सीखने के लिए। ये देख, अज्यूम करते हैं आपके पास 2025 है, 2024 है, मेरे जो डेटर 2025 में पड़े हुए 700 हैं और 2024 में 400 थे। फिर अलाउंस रिसीवेबल मेरा पहले 100 रुपए का था, अब 150 का हो गया। अगर मैं नेट कर दूं, मतलब नेट डेटर्स मेरे 2024 में कितने हैं, अल्लाहु अकबर, कोई नहीं मान किधर है। उसकी तबीयत खराब हो गई। अच्छा 700 में से 150 माइनस करें, 500। अच्छा दो बातों का बात जवाब देना जरा। डेटर्स का लेजर कभी बनाया जिंदगी में, डेटर्स अकाउंट, डेटर का लेजर, अकाउंट रिसीवेबल का ऐसे करके, इसमें यहां पर ब्रॉड ऑन आता है, यहां पर कैरिड ऑन आता है, ऐसे वाला बनाया कभी, चलो बनाया होगा। अच्छा यहां पर जब मैंने ब्रॉड ऑन लेना है, कैरिड ऑन लेना है, अब मेरे पास ये ब्रॉड ऑन है और ये कैरिड ऑन है, और ये भी ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन है। मैं डेटर्स का लेजर बनाते वक्त ग्रॉस डेटर्स लेता हूं या नेट लूंगा, ग्रॉस या नेट,
अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बनाते वक्त हमेशा कौन सा बैलेंस लेंगे? ग्रॉस लेंगे या नेट? नेट बैलेंस लेंगे या ग्रॉस? ग्रॉस, ऑलवेज ग्रॉस। डेटर्स का लेजर बनाते वक्त हमेशा ग्रॉस ब्रॉड ऑन कैड ऑन। अगर डिफरेंट, अगर कुछ बताया नहीं तो फिर जो गिवन है वही लेंगे। सॉरी क्यों लेते हैं? क्योंकि हमने जो अलाउंस माइनस नहीं करते ना, ये तो अलाउंस है, अभी कंफर्म थोड़ी हुए हैं। बैडर्स माइनस करते हैं, अलाउंस माइनस। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर कौन से डाटा लिखते हैं, ग्रॉस या नेट? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर नेट, क्योंकि उसमें लिखते हैं रिसीवेबल माइनस कैरीड ऑन, याद हो आपको, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हमेशा कौन से डेटर्स पड़े होते हैं? नेट पड़े होते हैं। ओके होगी बात। अब कैश फ्लो की बारी आ गई। कैश फ्लो में डेटर्स को कहां पर लिखते हो, याद है या भूल गए? डेटर्स की प्रेजेंटेशन वर्किंग कैपिटल के अंदर, वर्किंग कैपिटल के अंदर डेटर्स का इंक्रीज या डिक्रीज कहां लिखते हो? वर्किंग कैपिटल के अंदर। और अलाउंस फॉर बैड डेट्स की कहां लिखते हो? एडजस्टमेंट के अंदर। ये बात चलो ना ढूंढो, मैं बता देता हूं। वर्किंग कैपिटल के अंदर डेटर लिखते हैं और एडजस्टमेंट के अंदर अलाउंस। शम्मा का पता है? शम्मा, वो जो मोमबत्ती टाइप होती है, वो भी ना जब खत्म होती है ना तो वो भी थोड़ी सी फटफड़ाती है। तो इसलिए आप थोड़ा सा फटफड़ाओ, बस थोड़ा सा टाइम रह गया, मरने से पहले थोड़ा एनर्जी नजर आनी चाहिए। देखें आपके रिसीवेबल 400 से 700 हो गए, इंक्रीज इन डेटर है या डिक्रीज इन डेटर है? अगर इंक्रीज इन डेटर होगा तो मैं उन माइनस कर दूंगा। इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड। 100 से 150 हो गया मेरा अलाउंस। अलाउंस कम हुआ ज्यादा? अलाउंस कम हुआ ज्यादा? इंक्रीज इन अलाउंस हुआ तो ऐड कर दूंगा एडजस्टमेंट के अंदर। नेट इफेक्ट कितना मेरा आया? 250 का आउटफ्लो। और नेट डेटर्स का भी 300 और 550 का जो डिफरेंस आ रहा है 250 आ रहा है। अब आखिरी बात ध्यान से सुननी है। IAS 7 हमें 2 ऑप्शन देता है डेटर को एडजस्ट करने की, दोनों में से कोई एक करना। आप मुख्तलिफ सवालों में देखोगे, आई कैप के सवालों में भी देखोगे, कभी वो किसी से कर देता है, कभी किसी से कर देता है। पहली बात आई कैप कहता है, बल्कि IAS 7 कहता है आप ऐसा करो, ग्रॉस डेटर का डिफरेंस वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लिख दो जाके, वर्किंग कैपिटल, और अलाउंस का डिफरेंस जाकर लिख दो एडजस्टमेंट के अंदर। बस इतना काम करो। ग्रॉस डेटर का डिफरेंस वर्किंग कैपिटल में, एडजस्टमेंट का डिफरेंस, सॉरी अलाउंस का डिफरेंस एडजस्टमेंट के अंदर, या नेट डिफरेंस लो। नेट डेटर का सिर्फ ये ऊपर एक ऑप्शन है, वर्किंग कैपिटल में सिर्फ नेट डेटर लिख दो, खत्म होगी बात। डेटर को एडजस्ट करने की 2 ऑप्शन है, या तो नेट डेटर को एडजस्ट कर दो, फिर अलाउंस और ग्रॉस को भूल जाओ, छोड़ दो, या तो ग्रॉस को वर्किंग कैपिटल में और अलाउंस को एडजस्टमेंट में। दोनों अलाउ हैं, लेकिन दोनों एट द सेम टाइम नहीं। ठीक होगी बात। तो यहां तक आज का हमारा काम। और आपका जो घर में जाकर काम है, 2 सवाल मैंने आपको बताए हैं, भला कौन कौन से? इंपेयरमेंट लॉस का सवाल और कैश फ्लो का जो फॉर्मेट लिखा है ना, ये 2 दफा लिख कर आना है। नहीं, अगर ये नहीं लिख पाओगे तो फिर आपसे सवाल कैसे होगा, ये तो आपको भी पता है। वर्किंग कैपिटल चेंज या नेट वर्किंग कैपिटल चेंज में लिख दो, फिर अलाउंस को भूल जाओ। ग्रॉस लिखोगे तो फिर अलाउंस भी लिखोगे, नेट लिखोगे तो फिर अलाउंस
और ये इधर देख ले, सादा सी बात कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल में नेट डेटर्स का डिफरेंस लोगे ना तो फिर अलाउंस को भूल जाओ, अलाउंस को एडजस्ट ना करो। और अगर ग्रॉस डेटर लोगे तो फिर एडजस्टमेंट के अंदर जाकर अलाउंस भी आपको लेना पड़ेगा। किस तरह से लेंगे, जैसी बात है जब कल क्वेश्चन करना है वहां से पता चल जाए। तो कल हम इंशाल्लाह इसके 2 क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। ये बात वही है, जो बंदा फॉर्मेट लिखेगा 2 दफा उसको सवाल आसान लगेगा, जो नहीं लिखेगा उसको मुश्किल लगेगा। फॉर्मेट वाला पेपर है ये, जैसे फाइनल अकाउंट के अंदर आपने 3 दफा लिखा था, याद हो आप, और एक दफा फिर मैं बोर्ड में भी लिखवा लूंगा तो फिर और पक्का हो जाए। देखें इन दोनों का डिफरेंस भी 250 आ रहा है, और ये बता रहा हूं इन दोनों का डिफरेंस भी 250 आ रहा है। या तो ये दोनों ले लेंगे कैश फ्लो के अंदर, अलग अलग एडजस्ट हो जाएगा 250, या सिर्फ इन दोनों का 250 ही फर्क ले लेंगे, बस दोनों में से एक काम करना चाहिए। ये क्वेश्चन करेंगे तो बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी।